हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। कोई भी केस हो, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, उसमें एक साक्ष्य का इम्पोर्टेंस हम सबको पता है। अगर हमारा साक्ष्य या एविडेंस, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या कोई दूसरे तरह का एविडेंस हो, साक्ष्य हो, अगर हम सही तरह के साक्ष्य अपने केस पे नहीं लगाते हैं तो हमारा केस का जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हारने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, तो दो ही तरह के साक्ष्य होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। लेकिन इन दोनों ही तरह के जो अ, प्रकार है, इसमें और भी कई प्रकार आ जाते हैं, चाहे हम प्राइमरी एविडेंस की बात करें या सेकेंडरी एविडेंस की बात करें। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो टोटल 10 तरह के साक्ष्य हो जाते हैं जो हम अपने केस में यूज करते हैं। हर एक प्रकार का जो साक्ष्य होता है उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग टाइप का होता है। कुछ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है और कुछ का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो के तहत यही जानेंगे कि कितने तरह के साक्ष्य होते हैं और हम अपने केस, और अधिकतर हम यहाँ पे सिविल केस की ही बात करेंगे, बीच बीच में क्रिमिनल की भी बात कर देंगे कि कौन से केस में हमें किस तरह का साक्ष्य को लाना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये समझ में आने लगेगा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हमारे किस तरह के साक्ष्य में आ रहे हैं और कितना हमें केस को जिताने में वो हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ में हम सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्देश आते रहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर, उसको भी हम टच करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तुम ये जान लेते हैं कि साक्ष्य होता क्या है या एविडेंस का मतलब क्या होता है। हम तो बस सुनते हैं ना गवाही, क्या गवाही का मतलब जो हम सोच रहे हैं वही है या उससे कुछ ज्यादा है? देखा जाए, अगर हम थोड़ा समझ के चलते तो मैं पढ़ लेती हूँ। साक्ष्य में वह सब कुछ शामिल है जिसका उपयोग दावे की सच्चाई निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। साक्ष्य का उत्पादन और प्रस्तुतिकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सबूत का भार किस पर है। न्यायाधीश या जूरी यह तय करती है कि सबूत का दायित्व पूरा हो गया है या नहीं। यह स्थापित हो जाने के बाद ही कि सबूत का भार कौन उठाएगा। साक्ष्य को सबसे पहले एकत्र किया जाता है और फिर उसकी स्वीकार्यता निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्द में बोलूं तो सबसे पहले ये बोझ रहता है कि अ, कौन साक्ष्य लाएगा, मतलब किसको केस को प्रूव करना है। अगर सिंपल शब्दों में बोले, अगर सिविल केस की बात करते हैं तो सिविल केस में जो प्लेंटिफ होता है, जो केस फाइल करता है, पूरा का पूरा बोझ उसके ऊपर में होता है कि उसने जो केस फाइल किया है उसे अपना केस को प्रूव करना है। ये काम डिफेंडेंट या दूसरी अपोजिट पार्टी की नहीं होती है, ये सारा का सारा काम प्लेंटिफ का ही होता है। डिफेंडेंट को कुछ कुछ जगह पे, सारी जगहों पे नहीं, बहुत ही कम जगहों पे अपना केस को प्रूव करना पड़ता है। कहाँ पे प्रूव करें? जहाँ पे वो अपना कोई एक नया पॉइंट लेकर आया हुआ है ना, तो वहां पे उसको प्रूव करना पड़ता है। यही बात अगर हम क्रिमिनल केस से करें तो क्रिमिनल केस में ठीक से उल्टा हो जाता है। क्रिमिनल केस में जिसके ऊपर में केस किया गया है, मतलब जो एक्यूज्ड है, जो जिसको बेल वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी, उसको अपना प्रूव करना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है या उसके ऊपर में झूठा केस लाया गया। यहाँ पे स्टेट के ऊपर बोझ नहीं आके ये बोझ एक्यूज के ऊपर है। ठीक उल्टा हो जाता है क्रिमिनल केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो 10 प्रकार के साक्ष्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का सीधा मतलब होता है मौखिक, जो हम बोलते हैं। अब इस ओरल एविडेंस का मतलब क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 of the Indian Evidence Act 1872 deals with the recording of oral evidence. All those acceptable statements which the court assumes from the witness to help accomplish the direction of the truth of the facts laid before the court are called oral evidence. Oral evidence is that evidence which the witness has seen or heard. It must always be direct. Evidence is direct when it primarily establishes the main facts in an issue. For example, A tells B that he will kill C. A statement is oral evidence. मौखिक गवाही। मौखिक गवाही किसकी होनी चाहिए? अगर हम प्लेंटिफ की बात करें, जिसने केस फाइल किया है, सबसे इंपॉर्टेंस उसी का हो जाता है। वो अपना गवाही देगा। उसका गवाही क्यों इंपॉर्टेंस हो जाता है? क्योंकि उसका जो गवाही होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब उसके साथ में हुआ है ना, सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लेंटिफ की गवाही की बात करें तो अगर प्लेंटिफ अपना साथ में कोई अपना मित्र को लाता है या अपना कोई पड़ोसी को लाता है, जो जो प्लेंटिफ ने जो बात बोला है उसी बात को वो भी कोरॉबरेट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, या बात वो बता रहा है कि हाँ इसी तरह का घटना घटा, वो बताता है, तब जाके आपका सिविल केस में आपका ओरल एविडेंस प्रूव हो पाता है। खाली एक व्यक्ति के बोलने से ही, खाली प्लेंटिफ के ही बोलने से ही सिविल केसेस में
कोर्ट नहीं मानता है। ये बात समझ के चलने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने बोला कि मेरी जो ज़मीन है, इस पे जो श्याम है वो आकर ये बाँध रहा था, रेलिंग बाँध रहा है, ठीक है? मैंने ये बोल दिया। मैंने अपने इस गवाही के साथ में कोई फ़ोटोग्राफ नहीं जमा किया है कोर्ट में, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हो जाता है। ना ही कोई कंप्लेंट का लेटर मैंने डाला है। क्या कोर्ट मेरी बात को मान लेगा? चांसेस है कि नहीं मानेगा। लेकिन वही जगह पे अगर मैं अपने पड़ोसी को भी बुला लेती हूँ और मेरा पड़ोसी आकर ही बता देता है कि हाँ, ये फलाँ तारीख में इस बंदे ने आके, श्याम ने आके इनकी ज़मीन पे रेलिंग बाँध रहा था और मैं देख रहा था। तो ये एक डायरेक्ट ओरल एविडेंस हो जाता है। और जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं भी डाला है, तब भी कोर्ट उसकी बात को मानने पे बाध्य हो जाए, क्योंकि शायद मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं नहीं कर पाया उस वक़्त। लेकिन मेरे जो एविडेंस है, मैंने जो गवाही दी है, उसको मजबूत कर देता है मेरा पड़ोसी का। लेकिन वो पड़ोसी का भी जो गवाही है, वो भी डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब वो भी उस जगह पे शामिल होना चाहिए। यहाँ पे आ जाती है ओरल एविडेंस का महत्व। ओरल एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, अयोध्या प्रसाद भार्गवा वर्सेस भवानी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्टीज ओरल एविडेंस विल नॉट बी अलाउड टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड इफ द स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस और वीक। मतलब वहां पे कोर्ट अलाउ नहीं करेगा ओरल एविडेंस जहाँ पे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरी जमीन को इसने कब्जा किया है 12 सितंबर को, और जो मैंने पड़ोसी जिसको बुलाया 12 सितंबर 2020 को, मैंने जो पड़ोसी को बुलाया वो बोल रहा है कि हाँ पता नहीं शायद 19 को किया है या फिर 18 को किया, तो वो बहुत ही वेग हो गया ना, उसको सही बता ही नहीं पा रहा। तो कोर्ट वैसे एविडेंस को अलाउ करने के लिए मना ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के। दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के यहाँ पे लिख रही थी, तो मुझे लगा इसके ऊपर में तो और एक बड़ा वीडियो बन सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के भी कई प्रकार हो जाते हैं, मतलब दस्तावेज के जो हमारे साक्ष्य होते हैं उसमें भी कई प्रकार हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं शॉर्ट करके तो बता रही हूँ। Section 3 of the Indian Evidence Act state that all documents presented before the court for inspection are claimed to be documentary evidence. जो भी तरह का आप डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करोगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के परिभाषा के अंदर पे आएगा। Documentary evidence has determined the attitude, intention and consciousness regarding the custom is viewed to be more important than oral evidence. देखिए ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो कानून के हिसाब से जो होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो भार या उसका वेटेज जिसे हम बोलते हैं, वो ओरल एविडेंस से कहीं ज़्यादा होता है। और ये मैंने अपने पुराने वाले जो वीडियो था, जो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जिसमें मैंने डिस्कशन किया, तो वहाँ पे ही मैंने ये जो जजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर एंड अदर्स, इसमें भी कोर्ट ने ये बात बोली है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाता है, मैं पुराने एग्जाम्पल की बात करती हूँ। मैंने जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरे ज़मीन को कब्जा किया, मैंने एक रिटन कंप्लेंट लिख के दे दिया तहसीलदार को। जो मेरा रिटन कंप्लेंट है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया, और अब मुझे मेरे पड़ोसी की उस एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वो रिटन एविडेंस ही अपने आप में उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उस पड़ोसी की गवाही से, है ना? फिर मैं पड़ोसी की गवाही तो ज़रूर करा दूँगी, लेकिन फिर भी मेरा वो रिटन एविडेंस का जो वेटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। यही बात बोला गया है आपके सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ पर है, वहाँ पे ओरल एविडेंस का महत्व कम हो जाता है। साथ ही साथ में जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस जो होता है, उसका भी अलग-अलग काम होता है, कि डॉक्यूमेंट एविडेंस जो होता है वो बताता है कि क्या हो रहा है, इंटेंशन क्या है चीज़ों का, और किस लिए ये किया गया है। ये जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें उठकर आ जाती हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट एविडेंस पे एक अलग से वीडियो भी मुझे बनाना चाहिए, कि किस तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाना चाहिए। आते हैं तीसरे तरफ पे। तीसरा है प्राइमरी एविडेंस। Section 62 of the Act reflects primary evidence as to the topmost class of evidence. It is that proof which in any possible condition gives a vital hint and appropriate direction for suitable action in a disputed fact, and established for inspection by the court through documentary evidence on the production of an original document. It means that the document was itself available for the inspection of the court. Example: CCTV footage, audio recording, video recording. बहुत सिंपल है प्राइमरी एविडेंस की अगर हम बात करें, जहाँ पे सीधा सीधा एविडेंस ही हो मिल गया है कोर्ट को। जहाँ एग्जाम्पल जैसे आप देख लो सीसीटीवी फुटेज। अब मैं तो बोल रही हूँ कि वो श्याम ने आके मेरे ज़मीन पर रेलिंग किया है, लेकिन ये बात तो रिकॉर्ड भी हो गई सीसीटीवी फुटेज में। बस हो गया, एकदम प्राइमरी एविडेंस बन जाता है चीज़ों के लिए। जहाँ पे आपके पास प्राइमरी एविडेंस है, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब प्राइमरी एविडेंस का वेटेज डॉक्यूमेंट एविडेंस से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये सारे सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है, कुछ-कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही होता है।
चौथा बात करें सेकेंडरी एविडेंस। देखिए जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं मिलता है हमें, वहाँ पे हम सेकेंडरी एविडेंस यूज करते हैं। सेक्शन 63 ऑफ द स्टेट इज एविडेंस दैट ऑक्यूपाइज सेकेंडरी एविडेंस position produced in the absence of the primary evidence. Therefore, it is known as secondary evidence. If in the place of primary evidence, secondary evidence is admitted without any objection at the proper time, then the parties are precluded from raising any question against the document not being proved by primary evidence but by the secondary evidence. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविल केसेस के लिए। जहाँ कहीं भी सेकेंडरी एविडेंस डाला जाता है, सिविल केस में सेकेंडरी एविडेंस का मतलब ही होता है फोटोकॉपी या जेरोक्स की कॉपी। एक हमारा सिविल केस में पोजीशन होता है डिस्कवरी इंस्पेक्शन। अगर कोई भी एक पार्टी वहां पे जेरोक्स कॉपी डालती है, जो दूसरी पार्टी होती है उसका काम होता है कि वो तुरंत ऑब्जेक्शन रेज करे, बोले कि ये जेरोक्स कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर दूसरी पार्टी ने अपना ये काम तरीका से नहीं किया है, तो वो जो जेरोक्स कॉपी है ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म बन जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। पर ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है दूसरे पार्टी के तहत। जहां फिर भी हम देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस में जेरोक्स कॉपी को कोर्ट नहीं मानता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो उसको ऐसे एडमिशन मान लिया जाता है। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि जहां पे भी जेरोक्स कॉपी आए, चिल्ला के ऑब्जेक्शन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ज़ेरॉक्स कॉपी बहुत बार उसका मैनिपुलेशन होना बहुत ईज़ी होता है। However, when there is no secondary evidence as contemplated by Section 66 of the Evidence Act, the document cannot be said to have been proved either by primary evidence or by secondary evidence. ये लेटर ऑन की बात करते हैं जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस, अब मैंने कहा मेरा एक एग्रीमेंट था, सेल एग्रीमेंट था, ओरिजिनल जल गया है, मेरे पास जेरोक्स कॉपी है, अब वो जेरोक्स कॉपी को भी चूहे निकाल लिया, ना मेरे पास ना प्राइमरी बचा है, ना मेरे पास सेकेंडरी एविडेंस बचा है, तो ऐसे में तो मैं पॉइंट प्रूव ही नहीं कर पाऊंगी ना कोर्ट को। तो लेकिन हाँ, मेरे पास ओरिजिनल तो खत्म हो गया, जल गया, लेकिन जेरोक्स कॉपी रह गया, सेकेंडरी एविडेंस मेरे पास रह गया है और दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तो वो शायद मेरा एडमिट हो जाएगा कोर्ट में। अब हम बात करते हैं पांचवे बोल रहा है रियल एविडेंस। रियल एविडेंस का सीधा सीधा मतलब होता है मटेरियल एविडेंस। Any material evidence is real evidence. Real evidence of a fact is brought to the knowledge of the court by inspection of a physical object and not just by information derived from a witness or a document. For example, contempt of court, the conduct of the witness, the party's behavior to a case, the local inspection by the court. It can also be called the most satisfactory witness. देखिए जो रियल एविडेंस या मटेरियल एविडेंस होता है, ये वो एविडेंस होता है जो, अगर मैं सिविल केस की बात करूँ तो जहाँ पे हम लोकल कमिश्नर या रिसीवर रिसीवर जो अपॉइंट हम कर देते हैं, खासकर हम कमिश्नर की बात करते हैं कि कोर्ट को कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं सर, इसने मेरे आने जाने का रास्ता को बंद करके रखा है। दूसरा बोला नहीं सर, मैंने तो कोई बंद नहीं करा। आप वो नहीं बोल रहे, मैं बोला नहीं बिल्कुल बंद किया है। अब यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया, तो कोर्ट क्या करेगा, एक लोकल कमिश्नर को, एक वकील को अपॉइंट करेगा, बोलेगा जाके भैया तुम देख के आओ और रिपोर्ट दो कि बंद हुआ है या नहीं हुआ है या क्या पोजीशन हो जगह का। तो वो जाएगा, एक टाइम और उस पे जो भी रहेगा फिक्स रहेगा, उस पे जाके देख के अपना एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा करे। जब ये रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा करे, तो ये जो रिपोर्ट होता है यही बन जाता है मटेरियल एविडेंस या रियल एविडेंस। और ये जो एविडेंस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि कोर्ट के द्वारा मंगाया गया एविडेंस है ना, और इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहती, और कोर्ट इसको एज इट इज एक्सेप्ट भी कर जाता है। और यही एविडेंस से कोर्ट आपका आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ये भी जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उसको क्लियर आउट कर देता है। और ये बहुत केस, सिविल केसेस में तो अधिकतर ये यूज होता ही होता है। अब हम बात करें सिक्स का हियरसे एविडेंस। इसके बारे में मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बात किया हुआ है, जो पुराने इससे पहले वाला जो वीडियो एविडेंस के बारे में। हियरसे जो नाम ही सजेस्ट करता है सुनी सुनाई बात का, इस तरह के गवाही का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एज ए लॉयर मैं भी आपको एडवाइस करूंगी, चाहे आपका सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, आपका जो हियरसे विटनेस है या सुनी सुनाई वाली बात होती है, जो सामने से देखा नहीं है जिसने, हाँ उसने बोला था तो मैंने सुना और मैं आके बताया हूँ, बहुत कम सर्कमस्टांसेस में, और खासा खाली क्रिमिनल केसेस में शायद कोर्ट सुन भी ले, और उसमें भी सिचुएशंस कुछ होते हैं तब। सिविल केस में तो कोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानती है हियरसे विटनेस की, तो ऐसा कोई गवाही कोर्ट पे लाने की कोशिश भी मत कीजिए, जिससे आपका और कोर्ट का सबका टाइम वेस्ट हो। साथ में आ जाता है जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस क्या होता है, जुडिशियल एविडेंस वो होता है जहाँ पे ये खासकर क्रिमिनल केसेस के लिए होता है, जहाँ पे 164 सीआरपीसी होता है, जहाँ पे जो एक्यूज होता है वो आके अपना कन्फेशन करता है जज साहब के सामने में, अपना स्टेटमेंट देता है, या फिर कोई रेप की विक्टिम्स होती है वो आके अपना स्टेटमेंट देती है। तो ये जुडिशियल एविडेंस होता है। इसमें जो जज जो एविडेंस लेता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एविडेंस लेता है उसको कोर्ट में आके गवाही देनी पड़ती है। ये अधिकतर क्रिमिनल केस में होता है। नॉन जुडिशियल एविडेंस ये वो होता है जो कोर्ट के बाहर में
any confession made by the accused outside the court in the presence of any person or the admission of a party is called non judicial. ये भी नॉन जुडिशियल एविडेंस, ये भी क्रिमिनल केस में होता है, चाहे पुलिस कस्टडी करा के अपना कन्फेशन कर देती है, लेकिन कोर्ट इसको मानता नहीं है नॉन जुडिशियल एविडेंस को, खासकर कन्फेशन के क्षेत्र में। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट एविडेंस के। डायरेक्ट एविडेंस इज एविडेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द मैटर एंड फैक्ट इन द इशू। अगर हम इसमें बात करें द पर्सन हु हैड एक्चुअली सीन द क्राइम, ये भी अधिकतर क्रिमिनल केस के लिए ही होता है। सिविल केस में वहीं पे होगा जहाँ आग के सामने में ही कुछ हो रहा है, तोड़ा ताड़ी हो रहा है, रेलिंग बन रहा है, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश, मतलब कोई अपने आंखों के सामने देख रहा है कि ये हो रहा है, तभी ये डायरेक्ट एविडेंस वहां पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल करें, मतलब कोई आई विटनेस जो होता है बेसिकली वो डायरेक्ट एविडेंस होता है। बहुत सारे केसेस में हो जाते हैं, जब मनी का पैसा लेने की बात है, मैंने दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया, ये दो जो मैं दे रहा था उसको पैसा, तो कोई जो तीसरा व्यक्ति था वो हमारा आई विटनेस बन जाता है और वो डायरेक्ट एविडेंस में आ जाता है। अब हम लास्ट वाली बात करते हैं। लास्ट है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। ये अधिकतर क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा यूज होता है, सिविल केसेस में बहुत कम ही आता है सिचुएशन ऐसा कि कोई जगह पे फुटप्रिंट्स, जैसा लिखा हुआ एग्जाम्पल, फुटप्रिंट्स ऑन द क्राइम सीन फ्लोर में बिकम है पॉसिबिलिटी फॉर द पर्सन टू बी सस्पेक्ट इन द केस। अब वहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है एक्यूज, लेकिन फुटप्रिंट्स मिल गया है, फुटप्रिंट्स किसी एक के साथ में मैच हो रहा है, तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन जाता है। सिविल केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती हैं। तो अधिकतर ये क्रिमिनल केसेस में ये ज्यादा यूज होती हैं, जहाँ पे कोई प्राइमरी एविडेंस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, वहां पे जाकर मतलब एकदम लास्ट में ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यूज होती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें इस आदमी को, ये इस आदमी ने ही क्राइम किया है, इसको पकड़ने के लिए हमें कुछ डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये जो सर्कमस्टेंसेस जो है जिससे पता चलता है कि हाँ यही इन्वॉल्व है, तब यूज होता है। अगर हम क्रिमिनल केस बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस होता है क्योंकि इसको कलेक्ट करना और इसको प्रूव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा जो वीडियो था ये एविडेंस के प्रकार के बारे में था। आई होप इससे आपको क्लैरिटी आई है कि आपको अपने केस में किस तरह का आपको गवाही 10 में 2 या 3 तो अपने अपने केस में यूज करना ही पड़ता है अपने केस को प्रूव करने के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।